हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई को लगातार आगे बढ़ा पा रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास पर, क्योंकि कल जो है ज्योग्राफी की क्लास हो नहीं पाई थी और आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी। और यूपी स्पेशल की आज जो क्लास है, आज और कल के लिए हम थोड़ा सा मतलब बंद करते हैं या स्किप करते हैं। आज और कल नहीं होगी यूपी स्पेशल की क्लास, और कल जो है पॉलिटी की क्लास होगी और आज ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों की क्लासें होंगी। तो आज ये शेड्यूल आपको पता चल गया। आज हम बात करने वाले हैं आपके बिग बैंग थ्योरी पर। और बिग बैंग थ्योरी को आप जैसा कि जानते हैं कि इसको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में या ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में हम सबसे सर्वमान्य सिद्धांत घोषित करते हैं, या इसको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है अपने सिद्धांतों में। अभी तक जितने सिद्धांत मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, जितने बताए थे, उन सभी सिद्धांतों में से ये जो बिग बैंग सिद्धांत है सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सर्वमान्य सिद्धांत बताया जाता है, माना जाता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं आपके बिग बैंग सिद्धांत की, तो इंग्लिश आपने लिख ली होगी, तो इंग्लिश को हम हटा देते हैं, आप हिंदी में नोट रखिएगा, ठीक है। तो बिग बैंग सिद्धांत की बात करते हैं। बिग बैंग सिद्धांत जब हम देखते हैं तो बेल्जियम के एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है जॉर्ज लेमेंतियर। जॉर्ज लेमेंतियर साहब ने क्या किया, बिग बैंग सिद्धांत को वर्ष 1927 में प्रतिपादित किया। उन्होंने एक आकाश गंगा को बताया, उसका निर्माण कैसे होता है ये भी बताया। उस आकाश गंगा से किस प्रकार से उसके बाद में तारों का निर्माण, और तारों से किस प्रकार से वही प्रक्रिया के आधार पर ग्रहों का निर्माण, और ग्रहों के द्वारा किसी न किसी प्रकार से उसी प्रकार जैसा कि उन सबका निर्माण हो रहा है विखंडित होकर के, तो उन सब से फिर उसके बाद में लास्टली क्या होता है, आपका उपग्रहों का निर्माण हो जाता है। तो ये बता रहे हैं आपके जॉर्ज लेमेंतियर साहब। मैं आपसे बात कर रहा था कि जो आपकी बिग बैंग सिद्धांत है इसका प्रतिपादन करता कौन था। इसका प्रतिपादन जो करते हैं बेहतर तरीके से आप लोग समझेंगे और इसके बारे में हम लोग आज जान लेंगे अच्छे से। इसका प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज जॉर्ज लेमेंतियर इनको कहते हैं, या लेमेंत्रे कहते हैं, ठीक है। ये जो आपके हुआ करते थे, कहाँ के थे? ये आपके थे बेल्जियम के। ये कहाँ के थे? ये बेल्जियम के थे। इन्होंने क्या किया, जो बिग बैंग सिद्धांत है इसका जो है प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ये कब करते हैं, कब किया गया? तो वर्ष 1927 ईस्वी में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था, इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और जॉर्ज लेमेंतियर ने इसी सिद्धांत को मतलब तत्कालीन समय में बताया था। इस सिद्धांत को सर्वमान्य मतलब मान्यता सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, मतलब ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में ये क्या है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, प्राप्त सिद्धांत है आपका। मैंने आपको बता दिया कि ये जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त थ्योरी है। हम बात कर रहे हैं आपके बिग बैंग सिद्धांत की। एक मिनट, ये क्या है? सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है आपका, और इसे हम क्या कहते हैं, एक और अन्य नाम से जानते हैं, इसे विस्तृत, इसको आप ब्लू पेन से लिख लीजिएगा, इसे विस्तृत ब्रह्मांडीय परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। विस्तृत ब्रह्मांडीय परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, इसका एक और नाम है, ठीक है। इसे विस्तृत ब्रह्मांडीय परिकल्पना के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं।
तो आप लोग इसका एक और नाम लिख लेंगे, विस्तृत ब्रह्मांडीय परिकल्पना। क्या होता है? विस्तृत ब्रह्मांडीय परिकल्पना के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और क्या था, इसी के अंतर्गत जब हम देखते हैं, सबसे पहले वर्ष 1900, सबसे पहले नहीं, इसके बाद में, इस सिद्धांत के प्रतिपादन होने के बाद में, प्रतिपादित होने के बाद वर्ष 1967 में इस सिद्धांत को, जो आपका बिग बैंग थ्योरी है, सिद्धांत को वर्ष 1967 में, कब? वर्ष 1967 ईस्वी में रॉबर्ट वेगनर, नाम सुना होगा, महोदय ने, रॉबर्ट वेगनर महोदय ने विस्तृत क्या रॉबर्ट महोदय ने विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी, विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। देखिए एक बात है, अगर आप लोग कहेंगे कि रॉबर्ट वेगनर महोदय का विस्तृत व्याख्या जो थी उसको आप एक बार विस्तृत से समझा दीजिए, तो इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में हम आपको समझा देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि रॉबर्ट वेगनर महोदय का हम एक बार सिद्धांत जो है विस्तृत रूप में समझाएं आप लोगों को, तो एक बार इसमें सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं वो लोग कमेंट करेंगे, ठीक है? तो कमेंट डाल देंगे आप लोग, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं हम, ये कहते हैं, रॉबर्ट वेगनर कहते हैं कि जो पृथ्वी है, मतलब ब्रह्मांड में एक पैंथालासा और एक पैंजिया हुआ करता था। जो पैंथालासा हुआ करता था वो महासागर था, बड़ा सा महासागर, और जो पंजिया हुआ करता था पृथ्वी का, मतलब एक धरती का एक गोल हुआ करता था। तो पृथ्वी का जो ग्रह हुआ करता था, इस ग्रह के बारे में कहते हैं, इस ग्रह के बारे में कहते हैं, मतलब इन्होंने एक और विस्तृत जो है महाद्वीपीय विस्तार संकल्पना दी थी। तो उस महाद्वीपीय विस्तार संकल्पना को इसी आधार पर दिया था कि जैसे धीरे धीरे महाद्वीप विस्तार हुए हैं, ठीक वैसे ही आकाश गंगाएं आपस में विस्तृत हुए। इसी प्रकार ये बताते हैं कि मतलब एक विस्तृत अध्ययन ये प्रस्तुत करते हैं कि जैसे जैसे आज भी वर्तमान में भी कहीं न कहीं हमारे महाद्वीपों का विस्तार हो रहा है, ठीक वैसे ही उनका आकाश गंगाओं का भी विस्तार हुआ होगा, ये ऐसा कहते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रतिपादन है जॉर्ज लेमेंथे बेल्जियम के एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने किया था वर्ष 1927 ईस्वी में। यह सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। मैंने आपको बताया जितने पिछले भी सिद्धांत थे उनसे सबसे ज्यादा मतलब मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। इसे विस्तृत ब्रह्मांडीय परिकल्पना भी कहा जाता है, और इस सिद्धांत को वर्ष 1967 में विस्तृत रूप से रॉबर्ट वेगनर महोदय जी के द्वारा इसको प्रतिपादित किया जाता है, पुनः मतलब विस्तार से इसका अध्ययन किया जाता है। इसी के अंतर्गत एक मतलब इससे पूर्व वर्ष 1927 ईस्वी में यह सिद्धांत आया था। इससे पूर्व होता क्या है, वर्ष 1920 में एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने इससे पहले ही बता दिया था कि कहीं न कहीं आकाश गंगाओं का आपसी विस्तार हो रहा है। क्या हुआ था, उन्होंने बता दिया था, एडविन हबल के द्वारा बताया गया था। एडविन हबल ने क्या बताया था, इससे पूर्व कब, 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में ही इन्होंने बता दिया, में ही बता दिया कि आकाश गंगाओं का विस्तार हो रहा है। क्या कहा, आकाश गंगाओं का विस्तार हो रहा है, एडविन हबल के द्वारा यह बता दिया गया था पहले ही।
तो अगर ये आकाश गंगाओं का विस्तार वर्ष 1920 में ही बता देते हैं, तो जो सिद्धांत हुआ आपका वर्ष 1900 कब आया था? 27 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने ये कहा कि सभी जो आकाश गंगाएं हैं ना, एडविन हबल के द्वारा, सभी आकाश गंगाएं समय बीतने के साथ एक दूसरे से दूर जा रही हैं। क्या बताया इन्होंने? एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि आकाश गंगाएं समय बीतने के साथ में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये कौन कह रहा है? आपके एडविन हबल साहब कह रहे हैं, एडविन हबल। तो इन्होंने इससे पहले ही बिग बैंग सिद्धांत से पहले ही बता दिया था कि 1920 में ही कि कहीं ना कहीं जो ब्रह्मांड का है विस्तार हो रहा है, लगातार विस्तार हो रहा है। अब हम बात कर रहे थे इस पर कि आकाश गंगाओं के विस्तार से संबंधित वर्ष 1927 में इन्होंने बताया कि मतलब जॉर्ज लेमेंतियर ने बताया, जॉर्ज लेमेंतियर को सबसे ज्यादा मान्यता क्यों प्राप्त हुई। अब इस सिद्धांत के पीछे का थोड़ा सा आप लोग समझ लेंगे। इसको हम लोग बात करेंगे कि फिगर के अनुसार थोड़ा सा समझ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिगराइज अप्रोच हम आपको बता दें कि मतलब कैसे इन्होंने बताया था। एक फिगर में, छोटे से फिगर में आप लोग समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं एक तरह से ये आकाश गंगा है और ये आकाश गंगा मान लीजिए आप लोग, क्या है? इस कोने टाइप का आकाश गंगा मान लीजिए, ठीक है। होता क्या है, इसका जो संकेंद्रण हुआ था आकाश गंगा का, आकाश गंगा कुछ ऐसी थी और इसका संकेंद्रण होता है, ये इसका क्या होता है? संकेंद्रण बिंदु होता है, संकेंद्रण। ठीक है, ये इसका संकेंद्रण बिंदु होता है। होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले धीरे धीरे जब ये आपस में संघनित होता रहा, संकुचित होता रहा, और जब कोई भी चीज जब आपस में संकुचित होती रहेगी, अभी संकुचित होने के कारण अचानक इसमें क्या होता है, संकुचित होने के कारण इसमें क्या होता है, महाविस्फोट हो जाता है। दोस्तों इसमें महाविस्फोट हो गया, और इस महाविस्फोट को इन्होंने बताया कि कब हुआ था। ये महाविस्फोट हुआ था आपका 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व ये जो है आपका महाविस्फोट होता है। इसमें जैसे ही महाविस्फोट होता है केंद्र में, तो यहाँ पर आपकी पहली आकाश गंगा का जो है निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार धीरे धीरे आपकी दूसरी आकाश गंगा बनेगी, तीसरी, ऐसे ही आकाश गंगाओं का निर्माण हो जाता है। और जैसे ये महाविस्फोट हुआ, इस महाविस्फोट के बाद में जैसे ही महाविस्फोट होता है, तो पूरे जो सौर मंडल मतलब पूरा ब्रह्मांड था, उस ब्रह्मांड में बहुत सारा जो मलबा हुआ करता था, छोटे छोटे कण, आकाशीय पिंड, गैसें, बहुत सारी चीजें इसमें एकत्रित हो गई। इन्होंने ये बताया। जैसे ही इन सब चीजों को कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर के इन सब से क्या बन गई, आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। इन्हीं आकाश गंगाओं ने आगे चल करके धीरे धीरे इन आकाश गंगाओं से मिलकर के धीरे धीरे ये जो है आपकी आकाश गंगा बन गई। ये आकाश गंगा बन गई आपकी, और इस आकाश गंगा से धीरे धीरे टूट करके इन तारों का निर्माण हुआ। ये तारे बन गए, और इन तारों से कहीं ना कहीं टूट करके इनके अंदर कई सारे आपके ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है दोस्त, ये बताते हैं आपके जॉर्ज लेमेंतियर की ये जो परिकल्पना है, किसकी है? ये जॉर्ज लेमेंतियर की परिकल्पना है। तो ये ऐसे बताते हैं कि वर्ष 1927 में इन्होंने बताया
कि जैसे ही ये परिकल्पना कैसे कहीं ना कहीं एक संकुचन बिंदु आया होगा। जब आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप सहन करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, सहन करते रहते हैं, जब लास्टली गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। तो यहाँ पर भी इसके अंदर इतनी गुस्सा शांत हुई, इतनी गुस्सा इतनी शांत कर करके रखा रहा रखा रहा रखा रहा, अचानक क्या होता है, महाविस्फोट हो जाता है 13.8 या 7 अरब वर्ष पूर्व। जैसे ही महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट होने के बाद में ब्रह्मांड में बहुत सारा मलबा जो है इकट्ठा हुआ, और वो मलबा घूमता हुआ कहीं ना कहीं संकेंद्रण के द्वारा, कहीं ना कहीं संकेंद्रण संकुचन के द्वारा आपस में संघनित हो गया, और संघनित होने के साथ ही आपकी आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। और इन आकाश गंगाओं के अंदर छोटा छोटा मलबा जो उनसे उनमें मतलब आकाश गंगाओं में कहीं ना कहीं इसी प्रकार से विस्फोट हुआ, और विस्फोटों के द्वारा कहीं ना कहीं तारों का निर्माण हुआ। और जो तारे होते हैं हमेशा आपके मध्य में, जो मध्य वाली उनकी जो भाग होता है, मध्य भाग में, आकाश गंगा के मध्य भाग में तारे बनते हैं। तो वहां पर तारों का निर्माण हो गया, और उन्हीं तारों में कहीं ना कहीं जब विस्फोट होता है, उनमें विस्फोट होने के बाद में होता क्या है, ग्रहों का निर्माण होता है, और ग्रहों से टूट करके क्या आपके उपग्रह बन गए। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई है या नहीं, एक बार फिर से आप लोग कमेंट कर देंगे। जब आप कमेंट करेंगे तो हमें बता देंगे कि हाँ समझ में आ गई है, नहीं आई है। क्या आपको ऐसे समझ में आया था पहले कभी या नहीं, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, बता देंगे हमको। मैंने आपको बता दिया ना ये सिद्धांत कैसे इन्होंने बताया होगा और कैसे इन्होंने दिया है, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस प्रकार से संकेंद्रण बिंदु होता है। और संकेंद्रण होने के कारण जैसे कहते हैं ना, आपके अंदर जैसे गुस्सा होती है, गुस्सा को आप धीरे धीरे इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा लास्टली जब होता क्या है, जब सहन नहीं होती है गुस्सा, तो होता क्या है, इसको आप लोग बाहर निकाल ही देते हैं महाविस्फोट के द्वारा। वैसे ही इसने भी महाविस्फोट के द्वारा गुस्सा को बाहर किया, और बहुत सारी गुस्सा आपस में फैल गई, ब्रह्मांड में फैल गई, और उसी गुस्सा के कारण किसका मतलब किसका निर्माण हो जाता है, आपकी आकाश गंगाओं का निर्माण होता है। इनके अंदर बहुत सारी गुस्सा भरी थी, और जब ये गुस्सा इनके अंदर से फूटी तो तारों का निर्माण हो गया, और तारों के द्वारा इनकी गुस्सा थोड़ी बहुत जो बची हुई थी उनके द्वारा ग्रहों का निर्माण हो जाता है। तो आपको गुस्सा के द्वारा किसका निर्माण करना है, आकाश गंगा का। आकाश गंगा से तारों का निर्माण हो गया, तारों के द्वारा ग्रहों का निर्माण, और इनकी थोड़ी बहुत गुस्सा बची थी, ये शांत प्रकार के हुआ करते थे, इनके द्वारा जो थोड़ी बहुत गुस्सा बची थी तो उन्होंने क्या किया, उपग्रहों के बनाने में लगा दिया। ठीक है, तो किसी के अंदर गुस्सा नहीं बची और उपग्रह आराम से शांत हो गए। इस चीज को आप लोग समझ लेना है कि कहीं न कहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, तो इनको किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी बहाने से हम लोगों को समझना पड़ता है। तो उस चीज को आप लोग समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं इनके सिद्धांत को। इन्होंने क्या बताया, लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व जॉर्ज लेमेथियर के सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ, जॉर्ज लेमेथियर के सिद्धांत के अनुसार या इनके अनुसार होता क्या है, इन्होंने कहा वर्ष मतलब 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक आग का गोला हुआ करता था। क्या होता था, अग्नि पिंड हुआ करता था, आग का गोला अग्निपिंड हुआ करता था। इस अग्निपिंड में होता क्या है, क्या हुआ, इस अग्निपिंड में बहुत बड़ा अग्निपिंड हुआ करता था, बहुत बड़ा गोला एक तरह से हुआ करता था। इस अग्निपिंड में इन्होंने बताया कि महाविस्फोट होता है अचानक से। क्या हुआ, अचानक से जोरदार महाविस्फोट हुआ, जोरदार महाविस्फोट हो जाता है। इस महाविस्फोट के कारण इसमें क्या होता है, विकिरण उत्पन्न होता है। क्या इसमें उत्पन्न हुआ, आपका विकिरण उत्पन्न हुआ। क्या हुआ,
इसमें आपका विकिरण उत्पन्न हुआ। इस विकिरण के द्वारा होता क्या है, इसमें बहुत सारा विकिरण उत्पन्न हुआ। जब जैसे अग्निपिंड होगा तो वहां पर लौ जो उसकी होगी जलेगी, तो उसमें विकिरण तो उत्पन्न नहीं होगा। होता क्या है, धीरे धीरे इस महाविस्फोट के बहुत सारे पिंड बन जाते हैं, कई अनन्य अनन्य आकाशीय पिंड बने। जब बहुत सारे आकाशीय पिंड बनते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनसे आपके सॉरी इन आकाशीय पिंडों के द्वारा आपके आकाश गंगा का निर्माण होता है। मैंने बताया ना, पहली बार किसका निर्माण होगा, आकाश गंगा का निर्माण हुआ। जैसे ही इस बड़े से अग्नि के गोले में आपका महाविस्फोट होता है, क्योंकि इसका संकुचन लगातार प्रेशर और बाहर की ओर हो रहा था, संकुचन और बाहर की ओर फैलाव। तो इसने क्या किया, अपने अंदर एक महाविस्फोट किया। इस महाविस्फोट के द्वारा होता क्या है, इसके द्वारा बहुत सारी ऊर्जा और विकिरण उत्पन्न होता है। आगे चल करके कहीं न कहीं ये विकिरण जब मतलब आपस में घूमता है तो एक संघनित रूप धारण करता है। इस संघनित रूप के कारण के होने से आकाशीय पिंड का निर्माण होता है, और इस आकाशीय पिंड को ये क्या कहते हैं, आकाशीय मतलब आकाश गंगा कहते हैं। तो इस आकाश गंगा को आप लोग समझ में आ गया है कि आकाश गंगा कैसे बनी। कहीं न कहीं एक जोरदार विस्फोट होने के कारण उसमें विकिरण और बहुत सारी चीजें उत्पन्न हुई, आकाशीय मलबा इकट्ठा हुआ। वही आकाशीय मलबा घूमते हुए बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ करके क्या बन गई, आकाश गंगा का निर्माण हो गया। उसके बाद में होता क्या है, इन्हीं आकाश गंगाओं के द्वारा क्या होता है, इन्हीं आकाश गंगाओं के द्वारा कहीं न कहीं आगे चल करके आकाश गंगाओं के द्वारा क्या होता है, इनमें विस्फोट होता है। इनमें विस्फोट जब हुआ तो आकाश गंगाओं के द्वारा इनके मध्य भाग में कहीं के इनके मध्य भाग में क्या होता है, तारों का निर्माण आपका हो जाता है। जब ये तारे बन जाते हैं, जैसे आपका सौर मंडल है, सौर मंडल कहीं ना कहीं कैसे बना होगा, जब एक बड़ा सा भाग रहा होगा। मैंने आपको बताया था जब सूर्य की परिकल्पना, इससे पहले की ग्रहों की जो परिकल्पना है उसमें मैंने आपको बताया है कि जैसे ही सूर्य के अंदर मतलब घूम रहा होगा तो सूर्य ने क्या किया, उसके बाद में जैसे ही परिकल्पना कर रहा था आकाश अपनी ब्रह्मांड अपनी आकाश गंगा का परिक्रमा करते हुए कहीं ना कहीं इससे दूसरा गोला मतलब सूर्य का तारा जो है टकराया हुआ होगा। टकराने के बाद में क्या हुआ, उसका मलबा छूट गया उधर और इसका मलबा इधर छूट गया, तो वो भी उसका चक्कर लगाने लगा सूर्य का। तो सूर्य का चक्कर लगाने के क्रम में बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हो गया संगठित होकर के उसी मलबा के द्वारा, और आपका तारों का निर्माण हो गया। उसके बाद में तारों के द्वारा इन्होंने कहा, इन्हीं तारों के द्वारा ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। किसका, ग्रहों का निर्माण। ठीक है, इन्हीं तारों के द्वारा आपका किसका निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। और ये जो प्रक्रिया हुई आपकी, इसको किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसको क्या किया गया, सिद्ध किया गया। इस प्रक्रिया को किसके द्वारा, इस प्रक्रिया को डॉपलर प्रभाव द्वारा सिद्ध किया गया। ठीक, इस प्रक्रिया को किसके, देखिए कि ये किस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हो रहा है। ये संपूर्ण जो प्रक्रिया थी, आकाश गंगा का निर्माण, तारों का निर्माण, फिर ग्रहों का निर्माण, इस संपूर्ण प्रक्रिया को किसके द्वारा सिद्ध किया गया, आपके डॉपलर प्रभाव के द्वारा। किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव के द्वारा।
अब हम बात कर रहे थे आपसे कि जॉर्ज लेमेंटियर के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट होता है, जोरदार महाविस्फोट, उसके द्वारा विकिरण भी उसमें उत्पन्न होता है और कई आकाशीय पिंड बन जाते हैं। उन आकाशीय पिंडों के द्वारा कहीं न कहीं संघनित और घनीभूत होकर के आकाश गंगाओं का निर्माण हो गया। आकाश गंगाओं से आपके तारों का निर्माण होता है, तारों के द्वारा फिर ग्रहों का निर्माण हुआ दोस्त, और फिर उन्हीं के द्वारा उनके उपग्रहों का निर्माण। और इस प्रक्रिया को किसके द्वारा, इस प्रक्रिया को कहीं न कहीं इसकी जो पुष्टि होती है डॉपलर प्रभाव के द्वारा सिद्ध किया जाता है। किसके द्वारा सिद्ध किया गया? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। डॉपलर प्रभाव के द्वारा मैंने आपको बताया कब दिया गया था, वर्ष 1929 में। कब? 1929 में इसको सिद्ध किया गया। इसे एक और परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया जाता है। किसके द्वारा? CMBR परीक्षण। इसका नाम क्या होता है पूरा इस CMBR परीक्षण का? कॉस्मिक, आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में लिख लीजिए और चाहें तो हिंदी में लिख लीजिए। कॉस्मिक माइक्रोवेव यही है ना, कॉस्मिक माइक्रोवेव क्या होता है? कॉस्मिक माइक्रोवेव, एक सेकेंड, कॉस्मिक माइक्रोवेव, हाँ आपका कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन ये जो आपका था, इसके द्वारा इनके परीक्षण को मान्यता दी जाती है। और ये परीक्षण वर्ष 1964 में किसके द्वारा दिया जाता है? स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। नाम सुना है ना, स्टीफन हॉकिंस। इनके द्वारा भी इसको परीक्षण को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं जो इसका नाम हुआ करता था, इस सिद्धांत का जो नाम हुआ करता था, इस सिद्धांत का नाम बिग बैंग सिद्धांत कौन देता है? बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी कौन दे रहा है आपको? वर्ष 1949 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1949 ईस्वी में इसका जो नाम हुआ करता है, फ्रेड हॉयल ने इसका जो नाम हुआ करता है, इसका नाम फ्रेड हॉयल ने दिया था। कब? वर्ष 1949 ईस्वी में। लेकिन जो आपके जॉर्ज लेमेंटियर हुआ करते थे, ये क्या कह रहे थे? इसको विस्तारवादी ब्रह्मांडीय परिकल्पना इसको नाम दे रहे थे। तो ये जो सिद्धांत है आपको समझ में आ गया होगा कहीं न कहीं, इसलिए हमने क्या किया, हमने सोचा कि इसको दे दे, इसको कर ले कहीं न कहीं। क्या है आपका जो फ्रेड हॉयल है, इन्होंने एक अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की थी और इस परिकल्पना इन्होंने क्या किया, इसको बिग बैंग थ्योरी दी थी। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी को नाम दे दिया था। ठीक है, तो इन्होंने बिग बैंग थ्योरी नाम दिया था। अब हम बात कर रहे थे कि जो इस संकल्पना का, इनकी एक संकल्पना हुआ करती थी फ्रेड हॉयल की। इन्होंने एक संकल्पना दी थी, स्थिर अवस्था संकल्पना। स्थिर अवस्था संकल्पना ये इस संकल्पना को देते हैं, किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेड हॉयल के द्वारा। जब फ्रेड हॉयल ने इस स्थिर अवस्था संकल्पना को दिया तो इसमें भी इन्होंने कहीं न कहीं इसी का जिक्र किया। किसका? ये जो आपका ब्रह्मांड की विस्तारी जो परिकल्पना है, इसी के। हमने बताया आपको डॉपलर प्रभाव के द्वारा इसको सिद्ध किया गया सिद्धांत को, और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के द्वारा भी इसको
सिद्ध किया स्टीफन हॉकिंस ने वर्ष 1949 में, सॉरी 1964 में। वर्ष 1949 में इसका जो नाम हुआ करता है, इसको किसने दिया था? फ्रेड हायल के द्वारा दिया गया था वर्ष 1949 में। इन्होंने अपनी एक संकल्पना, स्थिर अवस्था जो संकल्पना थी उसको प्रतिपादित किया, और उसके बाद में होता क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया, क्या कहा, इनके सिद्धांत को मान्यता कुछ कम ही मिलती है, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मांड की जो विस्तारवादी परिकल्पना थी उसको इन्होंने बताया कैसे कि मतलब ये जो लगातार, क्या बताया इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। इन्होंने भी बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो इन्होंने क्या बताया, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, और इसी विस्तार के कारण इनको मतलब अधिक कहीं न कहीं अधिक प्रमाण नहीं मिले, अधिक प्रमाण न मिलने के कारण इनका जो सिद्धांत हुआ था, अधिक प्रमाण जो है नहीं मिला, इनके सिद्धांत को जो है अधिक प्रमाण नहीं मिला, इसलिए इनका सिद्धांत कहीं न कहीं मान्यता कम मिलती है। किसके सिद्धांत को? मैंने आपको बताया कि जो आपके सिद्धांत को, इसको फ्रेड हायल के सिद्धांत को मान्यता कम मिली है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी पर सिद्धांत पर निर्धारित बताया था, वो सिद्धांत आपका जो है कंप्लीट हो गया है। ये सिद्धांत आपको बेहतर रूप से समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और जितना समझ में आया होगा उसको, इस क्लास को आगे भी बढ़ाएंगे, दोस्तों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास है। जितना भी विस्तार से हम पढ़ा रहे हैं लगातार, उतना शायद ही आपके YouTube पर कहीं पर मिला हो आपको, और इतना अच्छे से आपको समझाया नहीं गया होगा। तो आपकी लगातार ज्योग्राफी, पॉलिटी और यूपी स्पेशल की क्लास चलेगी। आज जो है आपकी ज्योग्राफी की क्लास ये हो जाएगी, उसके बाद में हो सकेगा तो हम पॉलिटी की भी क्लास अपलोड करेंगे, और कल यूपी स्पेशल और आज यूपी स्पेशल की क्लास जो है नहीं हो पाएगी। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।